नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में, जहां पर आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं रिट्स का और इनविट का। काफ़ी दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमें रिट पर और इनविट पर वीडियो बनाओ, तो आज मैंने सोचा काफ़ी 2-3 दिन हो गए इस पर मेहनत करते हुए। इसकी जो चीज़ें थी बेहतरीन चीज़ें वो मैं निकाल लाया हूँ। इसके बाद में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ों के बारे में अलग से कहीं पढ़ने की। देखो, आपके सामने दो चीज़ें हैं, एक होता है रिट और एक होता है इनविट। ये नाम से ही आपको पता लग रहा है इनविट्स क्या होते हैं, रिट्स क्या होते हैं, लेकिन अभी मैं इनको एक एक को अलग अलग से पहचान में बताऊंगा। क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप बहुत सारे पीपुल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप अपना पैसा किसी एक ट्रस्ट को देते हैं, वो ट्रस्ट किसी काम में लगाता है, वो कोई भी वर्क होता है उस काम में लगाता है और उसके बदले आपको डिविडेंड पे करता है। उसके बदले शेयर की प्राइस जिस प्रकार से इंक्रीज होती है वैसे ही होती है। बस ये जो काम लग रहा है वो किसी शेयर होता है, वो किसी कंपनी विशेष का होता है। ये कंपनी विशेष का न होकर कोई पर्टिकुलर काम विशेष आ जाता है, जैसे कोई हाईवे बना देता है, जैसे कोई ऑफिस लाइन बना देता है, कोई पावर ग्रिड ऑफिस बना देता है, कोई कुछ और बना देता है। तो इस प्रकार से तो ये काम वही कंपनी वाले ही चलते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। और ये सब के सब किससे रेगुलेटेड होते हैं? हमारी सेबी से रेगुलेटेड होते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को देखते हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आ रहा है, क्या डायरेक्टली काम हो रहा है। ये सब चीज़ें एक के बाद एक समझते जाएंगे और लास्ट में जाके हम क्या करेंगे, इनके एग्जांपल्स को लाइव चार्ट के ऊपर देखते हैं। पहले आप समझो कि रिट क्या होता है। REIT, इसका मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। नाम से ही पता है कि रिट का मतलब है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में क्या क्या आएंगे, ये आप लोगों से कलेक्टिव पैसा लेते हैं एक जगह के ऊपर, और इन्वेस्टर का जो पैसा होता है उसको प्रॉपर्टीज को लीज लगाने पे लगा देते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग ऑफिस को लीज पे ले लिया और उसको रेंट पे चढ़ा दिया, कहीं IT पार्क बना दिया, उसको रेंट पे चढ़ा दिया। उस रेंट से जो कमाई होती है उसका 10% के 20% अपने पास रखते हैं, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिविडेंड के रूप में जितने भी होते हैं। शॉपिंग मॉल्स ले लिए, उनका पैसा डिविडेंड के रूप में आपको डिवाइड कर देते हैं, कुछ पैसा अपने पास रखते हैं। वेयर हाउस ओन करते हैं, होटल्स ओन करते हैं, इस प्रकार का काम करते हैं कौन? रेट्स। तो ये क्या कर रहे हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। देखो, रेट वाले क्या करते हैं, रियल एस्टेट, नाम से ही समझ लेना रियल एस्टेट है। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये तो बहुत रिस्की है। देखो, रिस्की कुछ नहीं है। बिल्डिंग मटेरियल सबको चाहिए कि एक बिल्डिंग है, उसमें एक बिल्डिंग में कम से कम 800 से 1000 कॉम्प्लेक्स के आसपास ऑफिस चलते हैं। तो और इसमें रिस्क क्या, वो 800 से 1000 ऑफिस है, उनको रेंट देते हैं, सबके सब बाई थोड़ी ना करते हैं। IT पार्क है, उसमें हजारों कंपनियां लिस्ट होती है एक IT पार्क के अंदर, तो हजारों कंपनियां हर महीने के महीने उनको रेंट पे करती है। तो रेंट से जो इनकम होती है उसका कुछ % रखते हैं, बाकी आप इन्वेस्टर्स के पास में डिविडेंड के रूप में चला जाता है, शेयर प्राइस के रूप में चला जाता है, अपर साइड चला जाता है, कुछ ना कुछ उसमें मूवमेंट चलता रहता है, अपने खर्चे निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से चलता है, ये होता है रिट। समझ गए? रिट का मतलब होता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये रियल एस्टेट में काम करते हैं, और जबकि वहीं पर जो इन्विट होंगे वो अलग से काम करेंगे। अभी रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह में वो बताता हूं। देखो, मैं ये पहले आप ये समझ लो कि हाउ टू डू रिट इन्वेस्टर्स फॉर अर्न। ये कैसे करते हैं, किस प्रकार से अर्निंग करते हैं, रेगुलरली इनकम कैसे करते हैं। जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रेंट देते हैं। उस रेंट को, यूनिट को इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया। अब ये IT पार्क वगैरह सारी कंपनियां इसके अंदर आती है, ये पैसा देते हैं। पैसे से क्या होगा, आपको वापस कलेक्शन दे देते हैं। बस यही सब चीजें चलती है और कुछ नहीं होता इसके अंदर। तो ये आने वाले टाइम में क्या होता है, जैसे जैसे लाइफ ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ऑफिस की डिमांड ग्रोथ हो रही है, तो वैसे ही ये भी क्या बढ़ते जा रहे हैं, रिट भी बढ़ते जा रहे हैं, रियल एस्टेट कॉम्प्लेक्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे कंपनी बनानी है 10 लोगों की, तो मैं 10 लोगों के लिए ऑफिस तो खरीद नहीं सकता। ऑफिस खरीदने के लिए मेरे को चाहिए 20 करोड़ रुपए, और 20 करोड़ रुपए का आता है। मेरे को ऑफिस में खर्चा चाहिए 25 से 30 हजार का, 20-25-30 हजार का, तो मैं ऑफिस रेंट पे ले लूंगा। तो वो रियल एस्टेट वाले मेरे को देंगे। ये जो रेट वाले हैं, ये ऑफिस कॉम्प्लेक्स में से हमें ऑफिस बनाया दे देंगे। हम उसमें ऑफिस बिल्डिंग में या शॉपिंग मॉल में, वेयर हाउस में, IT पार्क में, कहीं पर भी इन्वेस्ट करके 20-30 थाउजेंड में अपना ऑफिस बना लेंगे। तो जो उससे रेंट आ रहा है वो अब हमारी इनकम हो जाती है, और उस रेंट में से हमारे को पैसे मिलते हैं। तो इनविट का इस प्रकार से काम है। वहीं आप देखोगे कि वो रिट था, ये अब इनविट है। इनविट में क्या है, इनविट है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सिंपल सा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या करते हैं, जितना भी आपसे पैसा कलेक्ट करेंगे, जो भी पैसा आपसे कलेक्ट कर रहे हैं, वो पैसा किस में डालेंगे, टेलीकॉम टावर्स में डाल देंगे, आप गैस पाइपलाइन में डाल देंगे, वो रिन्यूएबल एनर्जी में डाल देंगे, वो आपका पावर ट्रांसमिशन मिशन में डाल देंगे, आपके टोल रोड्स में डाल देंगे।
तो कोई इनविट्स इसका बनाया हुआ हो सकता है, कोई इसका इनविट हो सकता है, सबके अलग अलग इनविट्स हो सकते हैं। तो आप कहोगे ये तो वो चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। हाँ एग्जैक्ट ये वही है। इसीलिए कहा जाता है कि इनविट होता है वो सेफेस्ट होता है कंपेयर टू शेयर के तुलना में। देखो सबसे जो सेफ होता है वो होता है ETF। कोई भी ETF होता है वो सबसे अच्छा सेफ होता है। म्यूचुअल फंड से कंपैरिजन में भी ETF सेफ होता है। दूसरा जो सेफ होता है वो होता है कोई पर्टिकुलर कंपनी का शेयर। फिर जो सेफ होता है वो होता है इनविट। लेकिन आप इसकी कंपैरिजन में ये इनविट होते हैं ये ज़्यादा से सेफेस्ट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि टोल रोड एक बार बन गई तो उसको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन अर्थक्वेक आ गया तो पूरी टोल रोड खत्म हो जाएगी। तो रिस्क तो है ना। शेयर है वो कंपनी का बहुत अच्छा चीज़ें चल रही है, बहुत अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई जीरो भी हो सकता है। तो रिस्क तो यहाँ भी है। तो रिस्क दोनों तरफ होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आगे बात करूंगा। पहले आप समझ लो इनविट का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर। इन का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और उधर जो रिट था उसका मतलब था रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलने वाली चीजें जो ट्रस्ट होता है वो वाला। रिट है रियल एस्टेट और इनविट है इंफ्रास्ट्रक्चर। बस इतना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में पाइपलाइंस आ सकते हैं, पावर ग्रिड आ सकते हैं, टोल रोड आ सकते हैं, बस यही सारी चीजें हैं। अब इनमें हमें देखना है कि हम लोग इनमें से कैसे पैसा निकालते हैं, वो ध्यान रखना है। अब इन दोनों में डिफरेंस तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन मैंने PPT बनाई ली है तो मैं आपको समझा देता हूं कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं रिट वाले वो किस में करेंगे? कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में करते हैं। जबकि इनविट वाले रिट वाले कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि ये रियल एस्टेट पर काम कर रहा है, और इनविट वाले हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है। और इनकम का सोर्स होता है इनका, तो रिट वालों का इनकम का सोर्स किस पे होगा? रेंट पे होता है। हर महीने की महीने रेंट आएगी। 200-400 कंपनियों को रेंट दे रखा है, उससे रेंट से इनकम होगी। इधर मान लो आपके टोल है, पावर ट्रांसमिशन है, लार्ज रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर से यूज हो रहा है। आप जगह जगह जा रहे हो तो टोल तो निकल के आ रहा है ना। नेशनल हाईवे पर जा रहे हो तो नेशनल हाईवे का, स्टेट हाईवे का, सबका टोल निकल के आता है, तो वो टोल से निकल के आता है। असेस्ट क्या होते हैं इनके? ऑफिस है, मॉल है, वेयर हाउस है। जबकि इनविट वालों के पास में रोड है, पावर हाउस है, लाइन है, जो भी चीज वो बना रहे हैं वो उनके असेस्ट है। रिस्क क्या होता है? प्रॉपर्टी मार्केट होता है कि प्रॉपर्टी की रेट गिर गई तो गिर गई। अब लेकिन गिरती नहीं है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। ये तो रिस्क फैक्टर इन्होंने गलत दे दिया। कभी पॉपुलेशन इतनी ग्रो कर रही है इंडिया की, बूम हो रखी है, प्रॉपर्टी की मार्केट कभी गिरेगा ही नहीं। या तो जेब में पैसा नहीं हो किसी के पास तो मार्केट गिर सकता है, अदरवाइज तो संभव नहीं है। और यदि गिर भी जाता है तो देखा जाएगा। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेटरी रिस्क है कि ये आपका जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो यदि सही नहीं काम कर रहा है तो इसमें भी रिस्क है। इन्होंने जबकि रिस्क इनको दूसरे देने चाहिए थे, ये रिस्क मेरे को इंसर्ट नहीं करनी चाहिए थी। ये सामान्य रिस्क है, हर एक काम में होते हैं। इतना ये बेकार चीज़ें डाल दी। इस चीज़ों पर मैं लास्ट में एक PPT बनाई है मैंने, उन सब चीज़ों में मैं इनको कैलकुलेट कर दूंगा। ग्रोथ क्या होती है इनकी? मॉडरेट ग्रोथ होती है इनकी। मॉडरेट टू हाई ग्रोथ होती है डिपेंडिंग ऑन असेट। देखो अभी हाईवे है तो वो चलने वाला है, हाईवे कंटिन्यू चलेगा, उसके ऊपर कुछ नहीं है ऐसा कि हाईवे बंद हो जाए। रियल एस्टेट वाले भी चीजें कंटिन्यू चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम इनको स्टेबल बहुत ज्यादा नहीं मानते, इसलिए मैंने मॉडरेट ही लिखा ताकि आपको ये न लगे कि बहुत हाई ग्रोथ होती है। हाई ग्रोथ नहीं होती, इस चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि ये फिक्स्ड इनकम की तरह यूज किए जाते हैं इनको, इनविट और रिट को। अभी क्या करना है, हमें ये देखना है कि मेजर रिट और इनविट कौन से हैं जो हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं। हमारे को उनके बारे में ध्यान देना पड़ेगा। फिर हम अभी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर उनको एक एक को सर्च करेंगे या जिरोंदा में सर्च करेंगे कि कौन से हमारे लिए बेस्ट हैं, कौन से हमारे लिए काम कर रहे हैं, और कोई किस किस का रिटर्न है वो ज़्यादा है। इनविट वाले ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं या फिर रिट वाले ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। तो देखो जो मेजर रिट है वो है एम्बेसी ऑफिस पार्क रिट। ये इंडिया का फर्स्ट लिस्टेड रिट है, इंडिया का फर्स्ट लिस्टेड रिट है जो कि ऑन प्रीमियम पैकेज देता है। कहाँ पर? बेंगलोर में, मुंबई में, हैदराबाद में, दिल्ली में, गुड़गांव में, और सारे के सारे बड़ी बड़ी कंपनियों को देता है, छोटी मोटी कंपनियों को देता ही नहीं है। इसलिए एम्बेसी ऑफिस पार्क रिट है, ये बहुत अच्छे से फैलता जा रहा है बड़ी मेगा सिटियों में। केवल बड़ी सिटियों में ही फैल रहा है, छोटी मोटी सिटियों में नहीं जाता अभी। माइंड स्पेस बिजनेस पार्क है रिट, ये कॉमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। ये मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, 4-5 सिटियों में ये भी अच्छे से काम कर रहा है, अपने लेवल को और बढ़ाता जा रहा है। तीसरा आता है बुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट। और भी होंगे बहुत सारे, लेकिन मेरे से तो देखो इतनी कैलकुलेशन हुआ, मैं बहुत ज़्यादा के बारे में नहीं, क्योंकि मेरे को 3-4 8-10 मिले, 8-10 के अंदर से मेरे को 3-4 ही अच्छे मिले। इसके बाद में और भी है लेकिन उनका रिटर्न जीरो है, उनका अच्छा मोमेंट नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ डाल के उस कचरा पट्टी का। तो ये ठीक ठाक थे, इनमें मेरा किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट का कोई आपको राय नहीं है। डोंट इन्वेस्ट ऑन माई बेस।
किसी भी प्रकार से मैं किसी को इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अपनी ऑन रिस्क पर और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही आप रिस्क में इन्वॉल्व होना। तो यहाँ पर क्या है, तीसरा आता है बुकफील्ड रियल एस्टेट ट्रस्ट है, जो कि ग्रेड ए कॉमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स देता है। ये भी बड़ी सिटियों में ही काम करता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सब के सब किस पे दे रहे हैं, रेंट के ऊपर देते हैं। अब इधर देख लेते हैं हम, इनग्रीड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है। ये क्या करता है, पावर, ये जितने भी बड़े बड़े मेगा हाउस चलते हैं ना पूरा के पूरे पावर सेक्टर के, इस पे काम करता है। एक होता है पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किसमें, पावर ग्रिड और कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी है जिसका शेयर भी लिस्टेड है और अच्छा खासा डिविडेंड देती है, बहुत अच्छे वाला डिविडेंड देती है। तो उसके स्पॉन्सरशिप से ये बना है, उसके स्पॉन्सरशिप से ही ये पैसा देता है, ये भी डिविडेंड देता है अच्छा खासा। IRB इनविट फंड, ये भी एक फर्जी टोल असिस्ट वाला है। फर्जी इसलिए बोलता हूँ कि इसमें रिटर्न नहीं आता। सब लोगों को यूट्यूब वालों ने बेवकूफ़ बना बना के यूट्यूब पर सब लोगों को जालसाजी में घुसा दिया। IRB में टोल से इतने टोल जाते हैं तो आपको इतना मिलेगा, कुछ नहीं मिलता, सब बेवकूफ़ बना जाते हैं, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। अभी मैं चार्ट पे दिखा दूंगा लाइव में कि हकीकत में कितना मिला है कितना नहीं मिला है। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है, ये भी देख लेना आप। जितने हाईवे वाले हैं वो इनके कंपेरिजन में चौथाई रिटर्न भी नहीं देते, जबकि ये कम से कम सालाना 20-30% रिटर्न तो दे रहे हैं। बाकी सारे चाहे ये जितने भी हाईवे वाले, जबकि ये प्रॉफिटेबल है, सबके सब बहुत अच्छे वाले प्रॉफिटेबल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनका रिटर्न नहीं है उतना। अब आप कहोगे कि रिटर्न नहीं है तो फिर आप क्यों समझा रहे हो। देखो, मेरे को सच और झूठ का कंफ्यूजन नहीं पैदा करना, मेरे को इतना दिखाना है कि जो चीज़ें दिख रही है, जो चीज़ें आपको यूट्यूब पे बताई जाती है लोगों के द्वारा बड़ा चढ़ा के, उनमें हकीकत नहीं होती है। वो लोग आपको केवल अपने व्यूज़ के लिए सब चीज़ें अवेलेबल करवा देते हैं कि ऐसा है, इनमें इन्वेस्ट करो तो ऐसा हो जाएगा, इतना आपको पैसिव इनकम हो जाएगी, आपकी इतनी बैठे बैठे इनकम आएगी। अरे ये सब इतनी इनकम आती था तो वो वीडियो नहीं बना रहा होता बहुत अच्छे लेवल पर, इसके पास भी पैसे होते और वो, मैं मान लो आज के दिन इसमें 10 करोड़ इन्वेस्ट कर देता हूँ, 10 करोड़ में इसमें कर देता हूँ, 10 करोड़ में इसमें कर देता हूँ, 30-40 करोड़ यदि मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो अब इसका रिटर्न मेरे को एक महीने की इन्फ्लेशन के बराबर नहीं आ रहा है। इनका रिटर्न 3-4% आ रहा है, तो ये बेटर हुई है या ये बेटर है, जबकि कमाई इनके पास ज़्यादा है इनकी कंपैरिजन में, तो फिर मैं इसको बेटर कह ही नहीं सकता। तो ये डिपेंड करेंगे, अभी हम चार्ट पे देखेंगे, देखो इनको एक एक को। नेक्स्ट आता है एडवांटेज क्या है, आप क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करो, इसमें या इसमें, रिट में इन्वेस्ट करो या इनविट में इन्वेस्ट करो। तो इसके लिए है, देखो यदि आप रिट में इन्वेस्ट करते हो तो लो एंट्री कॉस्ट है, यहाँ पर छोटे छोटे हैं, 10 रुपये से लेकर 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ के बीच में आपको रिट मिल जाता है। ठीक है, ये भी इतने ही, इनविट भी इतने ही है, मैक्सिमम 300-400 रुपये तक जाएंगे। लेकिन इसमें क्या लो एंट्री कॉस्ट है, इसमें भी कॉस्ट लो एंट्री है, लेकिन रेगुलेटरी कैश डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये भी रेगुलेटरी, इसमें भी कैश डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है, ये भी प्रोफेशनली मैनेज होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कई बार रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि हाँ हर महीने के महीने डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इनमें हर महीने नहीं होता, क्वार्टरली होता है। ये भी लिस्ट है वो एक्सचेंज के ऊपर है, ये भी लिस्ट है एक्सचेंज के ऊपर है। और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो पे होते हैं, कई बार इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, TCS को भी इन्होंने दे रखा है, इन्फोसिस को भी इन्होंने देखा है, परसिस्टेंट को भी दे रखा है, रिलायंस को भी दे रखा है, डीमार्ट को भी दे रखा है, ऐसे बहुत सारे लोगों को दे रखा है। डाइवर्सिफाई कर रखा है कि एक के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। इधर क्या है, ये देखो, ये क्या है, कैश फ्लो तो यहाँ पर स्टेबल है, लॉन्ग टर्म चलता है, क्योंकि एक बार जो पाइपलाइन बिछा दी वो बिछा दी। रेगुलेटरी डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप रेगुलर होता रहता है, क्योंकि पाइपलाइन से गैस है, वो गैस कंटिन्यू चलती रहेगी। ट्रांसमिशन पावर बना दिया तो पावर बिजली कटौती नहीं होती है। और इनकम फोकस इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत बढ़िया है कि आप मान लो सीनियर सिटीजन हो और आपको FD से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो FD से ज़्यादा रिटर्न के लिए इनविट बहुत अच्छे होते हैं। आप 55+ हो तो आपके लिए 30-40% का रिटर्न ये निकाल के दे सकते हैं, नोट दे देंगे, कंफर्म नहीं है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, इनमें भी रिस्क फैक्टर होता है, वो मैं भी बात करने वाला हूँ। तो देखो, स्टेबिलिटी के लिए, ये इन्वेस्टमेंट के लिए ये अच्छे हैं कंपैरिजन में। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा था ETF के बारे में, स्टॉक के बारे में कंपैरिजन में, तो सब चीज़ों की रेगुलेटरी पर हम अभी देखेंगे एक बार में। रिस्क क्या है, देखो यहाँ पर भी, इनमें भी रिस्क है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी प्राइस डिक्लाइन हो जाए तो इनकी रेंट आ जाना कम हो जाती है। ठीक है, वैकेंसी रिस्क, यदि खाली रह जाए प्लेटफॉर्म तो इनकी रिस्क हो जाती है। हायर इंटरेस्ट रेट कैन रिड्यूस द अट्रैक्शन ऑफ द रेट। अब मान लो मैं देता हूँ 10,000 रुपये में और पड़ोसी आके 8,000 में दे रहा है कि हाँ यहाँ पर तो दूसरा, तो ये वो उसके पास जाएंगे कि मेरे पास जाएंगे।
और फिर और भी प्रॉब्लम आ जाती है इंटरेस्ट रेट वगैरह की। इकोनॉमी स्लो डाउन चली जाए तो फिर इंटरेस्ट रेट इनको कम रखना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट के अपना रेंट कम रखना पड़ता है, नहीं तो आएगा नहीं। तो प्रॉब्लम तो यहाँ पर भी है, प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। रेगुलेटरी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी निकाल दे, कोई फास्टैग वालों के लिए पॉलिसी आ जाए, फिर प्रॉब्लम आ जाए कि फास्टैग लगेगा ही नहीं, अब केवल फिक्स हो जाएगा, तो इनके तो गए ना काम। ऑपरेशनल इशू आ जाए, कोई अर्थक्वेक आ गया तो ये इनमें कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम आ जाए, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ जाए, तो रिस्क तो यहाँ भी है, लेकिन वो होती नहीं है रिस्क, क्योंकि इनको मैनेज करना आता है। तो अब किसको इन्वेस्ट करना है, किसको नहीं, हम लोग क्यों इन्वेस्ट करें इसमें? देखो, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्रोस्पेक्ट बन जाता है। आपको पता है ऑफिस हमेशा चलने वाले हैं, आईटी पार्क चलने वाले, मॉल हमेशा चलने वाले, घटते नहीं हैं, इसलिए आप रिट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और रेगुलर इनकम आपको चाहिए कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं 10 लाख को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, पर मेरे को चाहिए कि हर तीसरे चौथे महीने मेरे को कम से कम 30,000 रुपये के आसपास, 40,000 रुपये के पास मेरे को एक रेगुलर इनकम चाहिए। तो आपको रेगुलर इनकम रिट दे देगा, इनविट दे देगा, क्योंकि 3 से 4 रुपये डिविडेंड देता है। तो हर 3-4 रुपये पे डिविडेंड आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सेटलमेंट हो जाएगा और आपका प्राइस जो इंक्रीज होगा वो अलग से होगा। तो रेगुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए दोनों चीज़ें अच्छी है। आप चाहते हो स्टेबल है, बहुत लंबे टाइम तक मैं इनमें बना रहूँगा, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पर आपके लिए लॉन्ग टर्म लिए दोनों ही अच्छी, ऐसी बात नहीं कि दोनों अच्छे नहीं हैं। पर मैं फिर भी कहूँगा कि ETF के कंपैरिजन में इनका इन्वेस्टमेंट जोन होता है वो कम होता है, लेकिन रेगुलर इनकम, रेगुलर डिविडेंड के मामले में ये ज़्यादा तेज होते हैं। अभी यहाँ तक यहाँ ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनके जो हमने रिट निकाले, एम्बेसी ऑफिस पार्क रिट वाला है, एक माइंड स्पेस बिजनेस पार्क वाला है, एक बुकफील्ड इंडिया रिट है, एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है। इन सब के चार्ट के ऊपर कि हम देखें कि क्या इन्होंने सच में दिया है कि नहीं दिया है, उनके भी बारे में देख लें एक बार। ये है अपना एम्बेसी ऑफिस पार्क का रिट है, जो पहला हमने पढ़ा कि जो रिट है उनके बारे में हम देख लेते हैं। हमने 3 रिट सिलेक्ट किए थे। देखो, वैसे रिट बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको किसी भी प्रकार से बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, केवल एक एग्जांपल के फॉर्म में एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बता रहा हूं। इसलिए कोई भी मेरे कहने पर बाई सेल रिकमेंड नहीं कर रहा है, और ना ही कोई उसको मेरी तरफ से मानना। अभी आप अपना खुद कैलकुलेशन लगा के इस चीज़ को देख लेना। मैं आपके सामने केवल एक सिंपल ऑथोरिटी रखता हूँ। ये वीकली चार्ट लगाया मैंने, एम्बेसी ऑफिस पार्क रिट है जो उसका पहला चार्ट है, ठीक है। वीकली चार्ट लगाया हुआ है, ये लिस्टेड होता है जुलाई 2019 में, ठीक है। पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, अच्छा खासा। अब इसमें इनकम नहीं होती है, इसका इनकम रेंट नहीं आता है तो नीचे आएगा, क्योंकि रेंट बंद हो गया था किसमें, कोरोना के अंदर, तो आप तेजी से नीचे आया। फिर 2-3 साल उसका इफेक्ट रहा अच्छे से, फिर वापस निकल पड़ा, धीरे धीरे करके ऊपर चल रहा है, वापस आना स्टार्ट किया है। तो हम एक बार केवल 1 साल का ही देखते हैं कि 2025 से लेकर 2026 के जुलाई सेशन तक हमारे पास में कितना रिटर्न आता है और ये कितना दे पा रहा है। क्या स्टॉक को बीट कर पा रहा है या किसी ETF को? पहले हम इसको कंपैरिजन करेंगे, क्या किसी स्टॉक को बीट कर पा रहा है या फिर किसी ETF को बीट कर पा रहा है, या रेगुलर इनकम आ रही है तो कितनी आ रही है। यूट्यूब पे इतना बताते हैं कि इतने लाखों रुपए रेगुलर इनकम आ जाएगी, क्या वो हकीकत है सब में? तो चलो एक एक चीज़ों को देखते हैं। ये रहा 2025 का जनवरी का सेशन, यहाँ से मैं इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करूँ, ये 2025 ये वाला, तो यहाँ से लेकर अभी तक का इसका हाई आया है 26%। कब से कब तक? 1.5 साल के अंदर, जनवरी 2025 से लेकर अभी जुलाई 2026 तक। तो ये सेशन है, कितना आया? 26% के आसपास का रिटर्न है इसका, ठीक है। 26% बुरा नहीं है, इट्स गुड, नो प्रॉब्लम। पर स्टॉक के कंपैरिजन में कम ही होगा, किसी भी स्टॉक को उठा लो। लेकिन केवल 26% रिटर्न नहीं आया है। यहाँ देखो आप, 31 जनवरी को, ये 7 फरवरी को आता है 6 रुपये, 7 रुपये 13, 6 रुपये 19, 6.5 रुपये, 6 रुपये 30 और 6 रुपये, 6.5 रुपये, तो 31 और 6 हो गए 36, 37 और 50, ये 50 पैसे, ये 43 पैसे, वो 12 पैसे, वो तो लगभग 38 रुपीज़ के आसपास आपको डिविडेंड मिल गया, ठीक है। और यहाँ से इसने 26% का रिटर्न ले लिया। तो अब ये देखो कि आपको 38 रुपीज़ आपको 1.5 साल में मिला है। कितने? 1.5 ईयर में आपको मिला है डिविडेंड के फॉर्म में
₹38, जो कि ऑलमोस्ट 12% रिटर्न के आसपास तो आपका डिविडेंड बन जाएगा। और ये कितना बना था अपना 26%, 26%, 26, 36, 38% के आसपास का आपका रिटर्न एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर। लेकिन ये आपके पास में क्या रेगुलर इनकम दे रहा है क्या? रेगुलर इनकम देखने के लिए हमें कुछ तो देखना पड़ेगा ना। क्या स्टॉक की तरह ही चल रहा है? बिल्कुल एग्जैक्ट स्टॉक की तरह ही चल रहा है। देखो कभी भी कोई इनबिट होता है ना, या रिबिट, ये रिट होता है, ये भी सब स्टॉक की तरह ही चलते हैं। ये भी बॉटम आउट होते हैं, इनमें भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, सब लोग बाई सेल करते हैं और ये वैसे ही चलते हैं। तो हमने इसमें देखा कि 1 साल 1.5 साल में रिटर्न इसने केवल और केवल 36 रुपए का तो इसने अपने को डिविडेंड पे कर दिया। 400 रुपए का ये स्टॉक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए 36 रुपये अच्छा है, कोई इतना बुरा भी नहीं है 400 रुपये वाले पे तो, ठीक है। तो यहाँ पर और दूसरा इसके खुद के अंदर भी ग्रोथ हुई है 2025 से लेकर अब तक। 2000 तो मैंने ग्रोथ कितनी देखी थी, जस्ट स्किप हो गया यहाँ से, 24% के आसपास। तो 24% के आसपास ठीक है, अपने एफडी के कंपैरिजन में अच्छा खासा रिटर्न है। 24% ये और 36 रुपए वो, तो वो भी लगभग 37-38% के आसपास अपने को रिटर्न क्रिएट होगा कैलकुलेट। तो कोई बुरा नहीं है, इतना बुरा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग कहें कि एफडी के कंपैरिजन में ये कम है, लेकिन अच्छा है, एफडी के कंपैरिजन में अच्छा है। दूसरा हम देख लेते हैं इसमें एक बार, यदि हम इधर देखें तो यदि इसको और अच्छे देखना है, मेरे बाई सेल रिकमेंडेशन ही मैं पहले बता रहा हूं, आप यहां पर देखो इसके बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, पोर्टफोलियो का ओवरव्यू दिया हुआ है, कहाँ पर है की मेटर्स, कहाँ पर है ये ज्योग्राफिकल, सबसे ज़्यादा कहाँ काम कर रहा है, बेंगलोर में काम कर रहा है, मुंबई में काम कर रहा है, पुणे, एनसीआर, चेन्नई में काम कर रहा है, और इसने किस किस से ऑपरेशन में दे रखा है, इसने किस किस को बिल्डिंग दे रखी है वो भी दिया हुआ है। यहाँ क्यू ऑक्यूपेशन है वो जेपी मॉर्गन को दे रखा है, 6.2% टोटल रेंटल इनकम इससे होती है। आईबीएम को दे रखा है इसने, मेजर ऑस्ट्रेलियन बैंक को दे रखा है। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स है, क्या ये ऑफिस छोड़ के भाग जाएंगे जल्दी से? कंट्रीब्यूट आईटी सर्विस वालों को दे रखा है, तो इतना जल्दी से जाता नहीं, लेकिन एक एक की कुंडली को खगालना बहुत जरूरी है। अभी भी इसमें बहुत सारे डिफॉल्ट मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको लेके चलूं। देखो यहाँ पर तो ये देखो बहुत सारी चीजें मिलेगी कि रेवेन्यू हर साल ग्रो होता जा रहा है, 11, 1200, 1205, लेकिन ये प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? 1530 से प्रॉफिट आ जाता है 158 के ऊपर, फिर माइनस 243 करोड़, ये करोड़ में है, फिर 155, फिर 332, ये फिर माइनस 430। तो ये प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? फिर प्रॉफिट कहाँ है? क्या ये नई रेंटल इनकम ले रहे हैं? रेंटल इनकम ले रहे हैं तो इनके पास रिजर्व भी होने चाहिए, लेकिन इनके पास में वो भी इतने रिजर्व भी होते नहीं है, ध्यान रखना इन चीज़ों को। इसलिए बहुत ज़्यादा आप ये मत सोचना कि ये सिक्योर होते हैं, सिक्योर कुछ नहीं होते इनके पास। रिजर्व देखो -804, अभी तो इनकी उधारी नहीं चूक रही पूरी तरीके से, बोरोइंग ले रही चारों ओर से, तो ये इतने सिक्योर नहीं है जितने कि आप और मैं सोचते हैं, और बाकी सब लोग बताते हैं कि ये ऐसे हैं वैसे। दूसरा हम देख लेते हैं, एक नाम और है, ये है माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रेट। माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रेट, इसका देखो मैं ऑपरेशनल तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना दिखा देता हूं कि जो अर्निंग वगैरह आती है वो एनुअली भी कोई उतनी 12-13%, 21%, 12-18%, ये ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये ठीक है। इसका मार्जिन अच्छा आ रहा है, क्वार्टरली भी इसने ठीक ठाक दिया, अभी तक सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, इसलिए इसने बड़ा चढ़ाउतरी करी है चारों ओर। अभी देखो ये क्या कर रहा है, 2025 से इसने क्या रिटर्न दिया है, उसके कंपैरिजन में इसको देख लेते हैं। ये 40% के आसपास इसने क्या किया, 40% के आसपास तो आपको इसने रिटर्न दे दिया। 40% तो क्या हुआ है आपको रिटर्न, ये 495, यानी 500 रुपए के ऊपर, 500 रुपए की कोई चीज के ऊपर 40% का तो आपका रिटर्न है किसमें, स्टॉक की प्राइस में। और यहां से इसने बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर डिविडेंड भी दिया है। 2025 कहाँ गया, ये रहा, तो मैं इसको देख लेता हूँ ये कब मिला है, पुराना तो नहीं है, ये 29 जनवरी को, तो लगभग 5.5 रुपए और 6 रुपए, तो 6, 5, 11 और 1, 12, 12 और 5, 17, 22, 23, 28, 29, 30 और 6, 35 और 36, लगभग 36 रुपए के आसपास, 36% तो आपका रिटर्न आ गया, प्लस 36 रुपए के आसपास, प्लस माइनस 1 रुपया हो सकता है, ध्यान रखना, 36 रुपए के आसपास आपका डिविडेंड आ गया, और इसकी प्राइस है 500 रुपए के लगभग, ये ऑल टाइम हाई के ऊपर बैठा है। और रिटर्न
अब इसमें आपको और क्या चाहिए ऐसे बताओ, क्या ही चाहिए आपको 500 रुपए पे। अब ये आपके लिए बहुत अच्छे लेवल पर है। क्यों अच्छे लेवल पर है? क्योंकि यदि हम 36%, 36 और 500, 500 तो ये हो गया 13 दूनी 26 और 8 8 13.88% तो इसने रिटर्न आपको डिविडेंड के फॉर्म में दे दिया। 36% तो वो मिल गया, और ये 36 भी तो कितना हो जाएगा, 13% का रिटर्न आ जाता है ऑलमोस्ट। तो आपके पास में 36% के आसपास आपका ये हाई ग्रोथ हो गई आपकी, और 13% के आसपास आपकी डिविडेंड यील्ड की ग्रोथ हो गई। तो ये 36 प्लस 13 कितने हो जाएंगे, 449 और 4 49% के आसपास की ग्रोथ है। अरे बहुत अच्छी है, इसमें और क्या चाहिए आपको। ये शांति से, अब इसका मतलब एफडी की कंपैरिजन में ये मैंने 1.5 साल का ही लिया है। 1.5 साल का इसलिए लिया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक जाना नहीं चाहता। यदि मैं 2021 से इसकी ग्रोथ देखूं, यहां से लेकर अब तक की ग्रोथ देखूं, मान लो आपने कोरोना के अंदर इसमें 10 लाख रुपए डाले थे, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में डाल देते हैं कि आपने 10 लाख रुपए एग्जाम्पल वहां डाले, तो 10 लाख रुपए वहां डाले तो कितने पे आया, ये 279 पे आपने बाई किया, और भूल गए आप उसको कि छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, तो आपके पास में 82% का नेट यील्ड है। 82% की अब तक की ग्रोथ है आपके पास में। इसका मतलब कंपैरिजन में, स्टॉक के कंपैरिजन में बहुत कम है आपके पास में। लेकिन आप देखो यहाँ पर आपके पास में 4.5 रुपए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 ढाई 40, और फिर 5 पे कभी आएगा ही नहीं, 44, 48, 48, यहाँ से 5 रुपए स्टार्ट हुआ है, 10, 15, 20, और यहां से 6 रुपए स्टार्ट हो गया, 40, 60, 60 और 6 66, 72, 72, 72 और 5 77, 77, 82, लगभग आपके पास में 90 रुपीज के आसपास, 88 या 90 रुपीज के आसपास आपका डिविडेंड मिल गया अब तक। हमने 82 रुपीज, इसमें 82% का अपना ये देखा, इसमें ग्रोथ हुई है पूरी की पूरी। और किसी भी एक चीज में, अब इसकी प्राइस कितनी चल रही है, इसकी सेम प्राइस चल रही है 495 रुपीज के ऊपर। यदि मैं आपको 90 रुपीज का ऑलमोस्ट मानू तो 5% के आसपास आपको 55%, 44 और 6 ये हो गए 64, 64 इसमें कितने थे, 44 और 83, ये उसके कंपैरिजन में काफी अच्छा है। एक परसेंटेज वाइज भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छा। आपको डिविडेंड भी इसने शानदार दिया। इसका मतलब ये हमारे लिए रेगुलर इनकम का लेवल सोर्स अच्छा है, ये रेगुलर इनकम का सोर्स अच्छा है। यदि आपके पास में मोटा पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, तो यानी वो अपने को दे रहा था 5 से 13% का रिटर्न, और ये दे रहा है अपने आप में बहुत अच्छे लेवल पर। सालाना कितना दे रहा है अभी ये 25 में इसने दिया है, एक साल में 5.5, 6, 12, 12, 17, 22, यानी 22 रुपीज तो आपको इसने एक साल में डिविडेंड दे दिया, 22 रुपीज। और इसमें शेयर के अंदर इसमें ग्रोथ हुई है वो अलग से। हाँ, तो ये अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके कंपैरिजन में ये बेटर है। लेकिन इसके अंदर भी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इस प्रकार से ही आपको इनबिल्ड को देखना होगा। अब क्या इनबिल्ड में हम देखें, पहले पास हमारे पास में आता है इंडिग्रिड वाला, ये बिंडी ग्रिड लिख दिया मैंने, ये आ गया। यहां पर देखो ये भी वीकली चार्ट लगा हुआ है। यहां इन्वेस्टमेंट का जोन था, यहां से ये निकल के ऊपर गया। सेम जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट होता है वैसे ही यहां पर भी वैसे की वैसे उसी जोन पे इन्वेस्टमेंट होता है, हर कहीं पर नहीं होगा। इस चीजों का ध्यान रखना। डिविडेंड कितना दे रहा है, 4 रुपए है। किसकी प्राइस कितनी है, 177, 180 के आसपास। यहां पर भी 4 रुपए, यहां पर भी 4 रुपए। कल रिजल्ट आ जाएगा, फिर से 4 रुपए के आसपास डिविडेंड मिल जाएगा। तो एक साल का इसमें देखते हैं कि एक साल में इन्होंने क्या रिटर्न दिया है अपने आप को। ये रहा जनवरी, और यहां से मैंने खींच दिया 26% का रिटर्न है। एफडी के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद में 4 दूनी 8, 4 16 रुपए इसने क्या कर दिया, यहां पर आपको डिविडेंड दे दिया। तो
ऑलमोस्ट 8% के आसपास आपको डिविडेंड दे दिया है, 16% के आसपास यहाँ पर ये ग्रोथ है। तो दोनों की दोनों 22-23% के आसपास बहुत अच्छे लेवल पर रिटर्न मिलता है। ये कहाँ से कंपेयर किया, मार्च से, नहीं मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत कर दिया, यहाँ से कंपैरिजन होगा इसका। 28% ये है और 16 रुपये, तो 8% वो हो गया, लगभग 10%, तो 20-30-40% के आसपास का रिटर्न ये दे रहा है इंडिग्रेड। तो ये आपके लिए, अब इसका काम भी तो देखना जरूरी है ना इनको। ये देखो आप लोग, यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लोग इनके बारे में स्टडी करो कि कौन सा बेटर है, कौन सा कंपैरिजन में सही है, कौन सा नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर उनके एफडी के कंपैरिजन में बहुत अच्छे लेवल पर है। अब ये क्या कर रहा है, ऑपरेट क्या कर रहा है, एनर्जी सेक्टर का है, ट्रांसपोर्ट डिलीवरी टू रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि चल रही है और आने वाले टाइम में भी चलने वाली है रिन्यूएबल एनर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा देखता हूं मैं पावर ग्रिड का, ये लो जी, बहुत बढ़िया, ये तो नीचे से ऊपर जा रहा है, अभी काफी अच्छे लेवल पर ध्यान दे रहा है, गुड जॉब, गुड। यहां देखो आप, ये भी क्या है, ये भी पावर सेक्टर का है, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये किसने पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का, अपना पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है इंडिया लिमिटेड है, उस कंपनी ने प्रमोट किया इसको, उसी ने बनाया इसको। 3 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए और 3 रुपए, ये तो इसका डिविडेंड चल रहा है हर महीने के महीने। आपने मान लो 1 साल पहले 2025 में इसमें इन्वेस्ट किया है, 2025 में, तो ये आपके लिए एक सूटेबल है। 35% का आपके पास में अब तक की ग्रोथ है, जेब के अंदर आ चुकी है, क्योंकि आपने यदि यहाँ जनवरी फरवरी में इन्वेस्टमेंट किया है तो अब तक की आपके सामने ग्रोथ है। और इसके अलावा आपके पास में डिविडेंड, ये मई का है, ये जनवरी का, 3, 3, 6, 3, 9, 12, 18 रुपये, 18 रुपये के आसपास 18% का आपके पास में क्या है, ऑलमोस्ट डिविडेंड है। तो ये 18% आपके पास में डिविडेंड हो गया, प्लस आपके पास में 35% का आपके पास में क्या हो गया, ये रिटर्न हो गया। तो ये तो बहुत अच्छे लेवल पर है। 35 और 18 लगभग 53% का रिटर्न आपका रिटर्न हो जाता है। तो ये तो और भी शानदार है। एफडी तो इसके सामने कुछ भी नहीं लगेगी, और कुछ स्टॉक भी नहीं है इतने, तो ये गिरे हुए स्टॉक भी नहीं होते, लेकिन गिरावट इनमें भी होती है, प्रॉफिट बुकिंग इनमें भी होती है, देखो ध्यान रखना। तो हम लोग पावर ग्रिड का देख चुके थे। अब हमारे पास में आता है टोल प्लाजा वाली, जिसमें आईआरबी सबसे बड़ा है। ये आईआरबी आता है ना, ये सबसे बड़ा है। अभी देखो इनमें क्या है, आईआरबी में, ये आईआरबी जब से लिस्ट हुआ है, मैं मंथली चार्ट पे लेके चलता हूँ। पहले ऊपर गया था, नीचे आया, ऊपर गया, 2009 में से चल रहा है, 9 से चल रहा है, 3 रुपये से था, फिर 15 पे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। अभी ये जितना आता है, अभी मैं इसमें एक चीज़ लगा देता हूँ इनविट में, ये मैं फिबोनाची लगाता हूँ, 50% के आसपास आ गया। यदि ये 16 यहाँ तक आ जाए, 16 रुपीज़ तक, तो और भी बेस्ट है। लेकिन ये अपने आप के लेवल 20 रुपये का लेवल तो बहुत अच्छा है, 50% रिड्यूस होके आ चुका है अब तक। तो अब इसमें देखना केवल इतना ही है आप लोगों को कि यहाँ पर आप लोग यदि इन्वेस्ट करते हो तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसका इनकम कैसा है। इनकम लास्ट के 1-2 सालों से अचानक से शूटअप हुआ, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर गया ही नहीं। जो चीज़ें 85% का नेट मार्जिन था, वहाँ पर 13% के नेट मार्जिन पे आ गए। अब या तो इन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाए हैं नहीं, या कहीं पर इतना खर्चा किया है मोटा वाला ताकि ये इतना बड़ा हाईवे के कंस्ट्रक्शन में काम आया है, जिससे कि इनके पास पैसा बचा नहीं है। लेकिन इन्होंने फिर भी आपको क्या किया है, कंटिन्यूसली ये 2025 के बाद भी आपको डिविडेंड दिया है। 10 पैसे का डिविडेंड दिया है, यहाँ पर 7 पैसे का डिविडेंड दिया है, 7 पैसे का डिविडेंड दिया है, 7 पैसे का डिविडेंड दिया है, यहाँ पर 5 पैसे का डिविडेंड दिया है। इसका मतलब कि 1 साल के अंदर 1 रुपया भी नहीं बना है अभी तो डिविडेंड आपका, 1 रुपया डिविडेंड अभी तक नहीं बना है। क्योंकि 7 पैसे 5 पैसे करके मैं 50 पैसे तक तो पहुंच जाऊँ ना, कम से कम 50 पैसे तो हो, लेकिन 50 पैसे भी डिविडेंड नहीं आया है। इसका मतलब कंपैरिजन में वो इंडिग्रेड और पावर ग्रिड तो बहुत अच्छे हैं, जो कि 50% तक आपको रिटर्न दे रहे हैं। और जिनके टोल प्लाजा पे सबसे ज़्यादा कमाई होती है, वो मतलब चीटिंग कर रहे हैं अभी तक। ये आपको 50 पैसे तो आपको रिटर्न दे रहे हैं 20 पैसे पे, अब लेकिन 20 पैसे पे 20 रुपए के ऊपर आपको डिविडेंड दे रहे हैं, और यहाँ पर कोई ग्रोथ मेरे को दिख नहीं रही है, इसलिए मैं क्या ही इसको कैलकुलेट करूंगा। अब आप कहोगे कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पर आप तो इसको डिमोटिवेट कर रहे हो, ये कल को ऊपर चला गया। तो देखो कल को ऊपर जाएगा तो जाएगा, उसमें मैं रोकने वाला नहीं हूँ, लेकिन आज के दिन तो कैलकुलेशन यही है ना
आप यदि यहाँ पर बॉलिंजर बैंड लगा दो तो ये कभी भी फट सकता है। ये देखो 1 मंथ 1 वीकली चार्ट है, जिस दिन ये बॉलिंजर बैंड ऊपर की तरफ फट गया, ये फट गया, चल पड़ा। तो आपको देखना है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो कि नहीं करते हो। मैं तो अभी इसके ऊपर इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, इसके अंदर और क्या है, कोई झोल तो नहीं है इनके अंदर, क्योंकि इनके अंदर भी जैसे कंपनियों में झोल होते हैं वैसे इंटरेस्टों में भी झोल हो जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अब हमारे पास में एक लास्ट बचता है, वो है नेशनल हाईवे वाला। परफेक्ट, ये लो जी, अब आया आपके सामने नेशनल हाईवे का। ये आपके पास में तो बाई सेल करने की रिकमेंड ही नहीं आएगी इसमें। तो ये रहा 2025 का टाइम पीरियड, 2025 का टाइम पीरियड, और मैंने यहाँ पर लगा दिया 33% के आसपास का रिटर्न। 33% के आसपास का रिटर्न यहाँ तक अभी 2025 के इस लेवल जनवरी से लेकर अब तक है। यानी कि आपने यदि 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए हैं तो 33,000 रुपीज़ तो वो पड़े पड़े बन चुके हैं 1 लाख रुपए के ऊपर प्रॉफिट में। 1,33,000 रुपये यानी 1,33,000 तो वो सीधे सीधे बन गए इसके प्राइस बढ़ने के कारण। अब इसके स्टॉक में हम देखते हैं कि कितना इसने रिटर्न दिया है, वो देखते हैं। तो इसने, ये रहा जनवरी का सेशन, मार्च का है, ये जनवरी का यहाँ पर मिलेगा, ये फरवरी है। तो 2 रुपये यहाँ पर, 2 रुपये, लगभग 1.5 रुपया यहाँ पर, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 15 रुपये यहाँ पर। तो ये 15 रुपीज़ के आसपास आपको डिविडेंड पे कर दिया इसने। और इसने इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न दिया था, 36%, कितना, 32%। तो ये तो 32% हो गया। और ये 15 लगभग 8% के आसपास का रिटर्न आपके 15 रुपीज़ कितने होता है, 170 180 का, 170 का 15 रुपीज़ आएगा लगभग, मान के चले तो अपन 8 या 9, 7 तो 1 हो गया और ये अलग से आ जाएगा, 100 पे 15, 7 हो गए। ऑलमोस्ट आपके पास में लगभग 38% के आसपास आपका रिटर्न मिलने वाला है आपको। ग्यारह % का रिटर्न होता है आपका 171 के अकॉर्डिंग 15 रुपए का। बहुत अच्छा है। इसमें 11 जोड़ दूँ तो मैं 3 और 3 और 1 4, 43% का रिटर्न आपको, 43% का रिटर्न 1.5 साल के अंदर इसने दिया है, इस इन्वेट ने दिया है। तो इसका मतलब 43% का रिटर्न बहुत अच्छे लेवल का है। एफडी जहां 8% पर मैक्सिमम रुकी रहती है तो उससे तो बेटर है ना ये, जब पैसा नहीं चाहिए तो ये आपके लिए और भी अच्छे हैं। लेकिन अब इनमें भी क्या है, एक ही है। मैं अब आपको फिर ये कहूँगा कि मेरी तरफ से बाई सेल की रिकमेंडेशन कभी मत मानना प्लीज़, मेरे कहने पर कोई पैसे मत लगा देना। अभी मैं किसी चीज़ की कैलकुलेशन करता हूं तो मैं उसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूं, मेरे को हर एक चीज़ में कैलकुलेशन यहाँ पर, फिर स्कैनर्स के ऊपर, फिर ये जो केस इनफ्लो होते हैं इन सब में उनकी वो सारी चीज़ों की कुंडली चाहिए, इसलिए उसके बाद में पैसा डाला जाता है। फिर आंख बंद करके शांति से बैठ जाओ, एक बार देख लिया तो। इसलिए अपने पैसे को डालने से पहले आप लोग इन सब में अपनी अपनी चीज़ें देखना। इनविट के बारे में और आपको इसके बारे में कहीं जानने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो चीज़ें काम की थी वो 4-5 दिन की स्टडी करके निकाल दी और स्लाइडें बना ली। अब आपको इससे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको और क्या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और क्या चीज़ें समझ में आई, क्या चीज़ नहीं समझ में आई, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। और यदि अच्छा लगता है तो अपना वैल्यूएबल कमेंट नीचे जरूर बताइए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन प्रेस करिए और फिर से वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि आपसे जल्दी मुलाकात हो। नमस्कार दोस्तों, बस इतना ध्यान रखना कि यूट्यूब के ऊपर किसी को देखकर अपना इन्वेस्टमेंट मत करना। सब लोग केवल और केवल बोगस पागल बना देते हैं यहाँ पर कि इतने पैसिव इनकम, वो पैसिव इनकम, ऐसा कुछ नहीं है। आपका वैल्यूएबल जो मनी है, हार्ड मनी है, आपने मेहनत से कमाया, उसमें से 1 रुपया भी गलत जगह नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ की स्टडी हमेशा मेक श्योर कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।